चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जिसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक का नाम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एक्चुअली में इस टॉपिक को करने से हमें दो अहम क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या चीज है, एंड हाउ टू गेट सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। इस टॉपिक को करने से जो हमारा मोटिव है इस करने का कि दो सवालों का जवाब कि ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है और ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या चीज है, और दूसरा कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे सेपरेट करना है और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे सेपरेट करना है। आ भी रहा कि नहीं आ रहा? अरे दिख रहा? देखो वीडियो क्लियर आए तो बताना। आई थिंक आवाज तो क्लियर आनी ही चाहिए, नहीं आ रही तो नहीं आएगा, आवाज पक्का क्लियर आएगा। चलो हम देखते हैं। सबसे पहला हमें डेफिनेशंस पे बात करनी है। व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पहला सवाल हमारा यही है और इसी को करना है। तो सबसे पहला बात, पहली बात कौन सा? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सबसे पहली सवाल आज का, ये टॉपिक नहीं एक सवाल है। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट ये टॉपिक नहीं, सवाल है, कुछ भी नहीं है। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है और इस टॉपिक में सबसे पहला सवाल रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है। ऐसा हमने प्रीवियस कुछ बातों में, कुछ लेक्चर्स में बताए हुए हैं और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके नीट क्यूज में मिल जाएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के करंट नीट पैटर्न के हिसाब से कि एक सवाल रह ही रहा। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेशन की जो बात कहे उस पर एक सवाल रह ही रहा नीट के अंदर। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया। हमने लिया एक बीकर, घटिया सा बीकर है और इसको मैंने ले लिया और इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड डाले। बहुत सारे प्लाज्मिड मतलब 1 लाख नहीं, मतलब कुछ सैकड़ों में डाल दिए। ठीक है, और ये प्लाज्मिड में दो इंपॉर्टेंट जीन है। ये क्या हो रहा? मैं लिख रहा हूं पिंक कलर से, लिखा रहा व्हाइट कलर का, इसमें भूत घुस गया है। देखो, इस वाले जीन को हम बोल रहे हैं एम्पेसिलिन रेजिस्टिव जीन और इस वाले को हम बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिव जीन। इस तरीके से सब में वही है, सारे के सारे प्लाज्मिड में, अब रहने दो, सारे के सारे प्लाज्मिड में वही है, सारे के सारे प्लाज्मिड में सिमिलर है, वही है, यही वाली जीन। अब इससे क्या पता चल रहा है ये कौन सा प्लाज्मिड है? कौन? PBR 322। अगर ये दो जीन है, दो इंपॉर्टेंट जीन, अगर ये मौजूद प्लाज्मिड जो है PBR 322 है, इसके अंदर तुम सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिव जीन को कट करके निकालना चाहते हो, यानी डीएक्टिवेट करना चाहते हो। तुम्हारा मोटिव क्या होना चाहिए? इस PBR 322 में जो दो इंपॉर्टेंट जीन है उसमें TETR एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिव जीन है, उसको डीएक्टिवेट करना है और उसके लिए हमेशा और हमेशा BAM-H1 नामक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि BAM-H1 की फीचर है कि वो हमेशा कट कहां पे करता है? एट TETR जी, हमेशा यहीं पे कट करता है। पॉसिबिलिटी यही है कि हमें यही यूज करना चाहिए। अब तुम थोड़ी देर बाद तुम इस बीकर के अंदर देखोगे तो क्या तुमको मिलेगा? थोड़ी देर बाद तो तुम्हें मिलेगा कि सारे के सारे जो प्लाज्मिड थे वो सारे के सारे प्लाज्मिड ओपन हो चुके हैं। ऑल प्लाज्मिड ओपन, सारे के सारे प्लाज्मिड ओपन हो चुके हैं। AMPR सिर्फ बाकी है, इसमें जो एक्टिवेटेड फॉर्म में यही है।
AMPR, ओपन प्लाज्मिड। सारे के सारे प्लाज्मिड जो है ओपन प्लाज्मिड है, ओपन प्लाज्मिड, सारे प्लाज्मिड ओपन हो गए। तो सबसे पहले ये क्या करना है कि हम प्लाज्मिड लेना है, और प्लाज्मिड में PBr 322 को लेना है। ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का ही है, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखना इस चीज को, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या करोगे, बाम H1 से कट करोगे, किसी और को नहीं लोगे, क्योंकि बाम H1 की फीचर ये है, या ये कह लो कि बाम H1 का पैलिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिव जीन पे मौजूद है, और मैं हर हाल में इसके अंदर करना क्या है, टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिव जीन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करना, और इसके लिए मुझे उसको कट करना पड़ेगा। तो ऐसा RE लेना है, ये ऐसा RE लेना है जो यहीं पे कट करे, TTR पे कट करे। देखो TTR को कट करके सारे प्लाज्मिड को ओपन बना दिया। इसके अंदर जितनी भी TTR जीन है वो सब के सब डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है। पर प्रॉब्लम एक है यहाँ पे, ये है कि कुछ ही देर बाद तुम अगर देखोगे, मतलब जब तक तुम अपना यहाँ पे जीन डालोगे उतना ही देर में तुम देखोगे कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जो अपने आप को सेल्फ लाइगेट कर लेते हैं, अपने आप को अगेन जोड़ लेते हैं। खुले थे और अपने आप फिर चिपक गए, और कुछ जो है चिपक नहीं पाते। लेकिन सब प्लाज्मिड सेल्फ लाइगेट कर जाते हैं, तो वापस से दोनों जीन इसके एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा जाते हैं। सम ऑफ जीन लगभग 40% प्लाज्मिड में ऐसा होता है कि वो अपने आप जो है दोबारा से अपने आप को चिपका देते हैं। तो इन लोगों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, SLP, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। अपने आप को अगेन उसने अपने आप को जोड़ लिया, या टूटा था जोड़ लिया, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। ये तकरीबन 40% तक हो सकते हैं ऐसे। लेकिन कुछ जो है वो अपने आप को लाइगेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम NSLP कहते हैं, नॉन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। यहां से मुझे दो तरह के प्लाज्मिड मिले, कौन कौन से, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड और नॉन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। देखो अभी हमारा ना वीकनेस इतना ज्यादा है ना, ऐसा लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूं, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, पर कोशिश कर रहा हूं, तुम सुनते जाना, लाइन बाय लाइन सुनते जाना कि अभी हमको क्या मिला अभी तक। तो दो तरह के प्लाज्मिड मिल गए मुझे। कैसे मिले, हमने प्लाज्मिड को बाम H1 से कट किया, सबको खुला कर दिया, उसके बाद कुछ में अपने आप टोटल के 40% जो प्लाज्मिड हो गए ना, उसे अपने आप चिपकने की आदत है। टूटा था जहां से थोड़े वहीं पाकर चिपक जाएगा, तो अगेन जैसा था वैसा ही हो जाएगा, उसका नाम होगा SLP। उस प्लाज्मिड का नाम दोगे SLP, जो अपने आप ही लाइगेट कर जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो अपने आप लाइगेट नहीं कर जाएंगे, या लाइगेट करने में टाइम लगाएंगे। जब तक वो टाइम लगाएंगे तब तक तुम क्या करोगे, जब तक वो टाइम लगाए तब तक तुम क्या करोगे, इसको अपना डिजायरेबल जीन डाल दो उतने देर में, अपना डिजायरेबल जीन को डाल दो उतनी ही देर में। कुछ तो एकदम फौरन ही लाइगेट कर जाते हैं, उसके साथ तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ नहीं, इतनी जल्दी लाइगेट नहीं हो जाते। हालांकि अगर इसको मैं छोड़ दूंगा कुछ देर के लिए तो वो भी लाइगेट हो जाएंगे, सारे के सारे लाइगेट हो जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे, सेल्फ लाइगेटेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ में टाइम लगता है, जिनको मैं NSLP कह रहा हूं, उनके साथ डिजायरेबल जीन जोड़ने की जहमत उठा लेता हूं। इसमें डाल दिया, डालने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, इस बीकर में तुम देखो, इस बीकर के अंदर तुम देखो ये क्या हो रहा है। क्या देख रहे हो? यार अभी तो हम कुछ नहीं देख रहे, अभी तो हम कुछ भी नहीं देख रहे, ये बोलो। देखो बाकी तो क्या था, अपने आप लाइगेट हो गया था, तो उसको मैं ऐसे जीन की तरह शो कर रहा हूं, इसको हम ऐसे जीन की तरह शो किया रहा हूं, दिखा रहा हूं कि दोनों जीन एक्टिवेटेड है। लेकिन एक जगह बाकी इन लोगों में क्या है, अपने आप लाइगेट नहीं किए, उसकी जगह पे हमने अपना डिजायरेबल जीन को लाइगेट करवा दिया है। अब जो प्लाज्मिड बने हैं वैरायटी, अब देखना, ये तो कौन है,
SLP सेल्फ लाइगेटेड है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इस बात को नहीं समझ में आए तो फिर बताओ। नहीं समझ में आ रहा पाती ये सारी चीजें, हवा में चला जाता। अब चाय पीने में इतना टाइम लगाओगे थोड़े बहुत हवा में जाएगा। हालांकि इससे पहले मैंने कुछ बोला नहीं था, ऐसा लग रहा होगा ना अंदर कुछ छूट तो नहीं गया, लेकिन छूटा कुछ नहीं है। उससे दिमाग नहीं करता। कभी कभी हम जाता ना क्लास में, हम लेट हो जाते थे, पहुंच जाते थे, पढ़ा रहे एकदम पहली टॉपिक से ही, लेकिन दिल में होता था कुछ छूट तो नहीं गया, उसके चक्कर में कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीधा यही से सुनने की कोशिश करो कि यहां तक तुमको समझ में आया होगा कि SLP मैं किसको कह रहा हूं। काटने के बाद अपने आप कुछ प्लाज्मेट जुड़ जाते हैं, उनको मैं SLP बोलता हूं। मैंने काटा और अपने आप फिर जोड़ लिया तो वो SLP हो जाएगा, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मेट। SLP सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मेट। कुछ जुड़ने में टाइम लगाते हैं या नहीं जुड़ते, उनको क्या कहते हैं? नॉन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मेट, NSLP। अब SLP के साथ तो तुम अपने डिजायरेबल जीन को नहीं जोड़ सकते कि काट के जैसे अपने जीन को लेके आकर जोड़ो, टाइम तो लगेगा ना उसमें। पहले काटोगे, काट कर रखोगे, तभी ना अपना जीन लाके उसमें जोड़ोगे। ये जो कुछ सेकंड या सेकंड से भी कम का टाइम जो है ना, उतना ही में ये सेल्फ लाइगेट हो जाते हैं, तो उनके साथ हम कुछ कर नहीं सकते। सेकंडों में या सेकंड से पहले ही हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसमें हम अपना डिजायरेबल जीन को नहीं जोड़ सकते। जब भी हम जोड़ेंगे उसमें जो टाइम लेता है या जो सेल्फ लाइगेट नहीं हो पाता NSLP, उसी के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा NSLP है ना, जिसमें हमने अपने डिजायरेबल जीन जोड़ दिया, और ये हमारा SLP है। ये तो SLP है और ये NSLP है। फिर से बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आए तो मुंह पे मारो अपना झापड़, नींद खुल जाएगी। ये दोनों क्या है? SLP सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मेट। और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अरे ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? NSLP नॉन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मेट। ये बात समझ में आ रही? तुम्हारा जीन किसमें है? SLP में या नॉन SLP में? नॉन SLP, नॉन NSLP में है ना। तो यही तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? RP रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और इसका दूसरा नाम क्या रखेंगे हम? NRP नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को हमने समझ लिया कि कैसे प्लाज्मा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बनता है। जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन जुड़ जाए वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जिसको हम लोग इस भाषा में नॉन SLP भी कहेंगे। तो जो नॉन SLP है वो रिकॉम्बिनेंट है, यानी NSLP। SLP में जो नॉन है वो RP है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और जो रिकॉम्बिनेंट है सेल्फ लाइगेटेड है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब ये ना कि तुम्हारे दिमाग में ये बार बार आएगा, या जो लोग इससे पहले नहीं पढ़े होंगे डायरेक्ट यही इसी लेक्चर को देखेंगे तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगा कि SLP क्या है। तो मैं लिख देता हूं सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड। और NSLP का मतलब होता है नॉन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, नॉन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, लाइगेटेड प्लाज्मिड। ठीक है। और ये NSLP का क्या हो जाएगा? अच्छा लिख दिया। और इससे जो SLP होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट NRP भी होगा, वही क्या हो जाएगा? NRP भी होगा। NRP का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। और NSLP का क्या मतलब हो जाएगा? RP, किसी का होगा RP रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो सबसे पहली बात हमें यही जानना था कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है, जो हम समझ चुके हैं। अब दूसरा, इसी पहले सवाल का दूसरा पार्ट। हमारा पहला सवाल था कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है और ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या। पहला सवाल ये था। तो पहले सवाल का पहला पार्ट कर चुके हैं हम लोग। दूसरा पार्ट लेते जाते हैं, वो है हमारा B पार्ट। और तुम आराम से लिख लेना, बाद में बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें लिखने का। ठीक है, लिखने का इतना तक क्लियरेंस आ जाता है।
ठीक है, दूसरा सवाल है यहाँ पे हमारे पास है कि ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या चीज है। 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहां पे तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा। ट्रांसफॉर्मेंट में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को समझने के लिए तुम्हें क्या समझना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है तुम्हें, इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, प्लाज्मिड चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, चाहे वो आरपी हो या फिर नॉन आरपी, किसी भी तरह का प्लाज्मिड हो, इनटू होस्ट। और होस्ट को यहां पे हमें लेना क्या है, इकोलाई। इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो हमारे पास जितने भी प्लाज्मिड है, हमारे पास जितने भी प्लाज्मिड है, उन सबको किस में ट्रांसफर करना है, एक होस्ट में ट्रांसफर करना है। देखते जाना ध्यान से, देखो तबीयत मेरी खराब है तुम लोगों की नहीं, इसलिए तुम लोग अपना मुंह नहीं बनाओ। देखो हमारा वही बीकर है जिसमें हर तरह का प्लाज्मिड मौजूद था, जिसमें हर तरह का प्लाज्मिड मौजूद था, जिसमें हर तरह का प्लाज्मिड मौजूद था। हर तरह का प्लाज्मिड का क्या मतलब था, हमें ऐसे वाले भी प्लाज्मिड मौजूद थे, हमारे पास ऐसे वाले भी प्लाज्मिड मौजूद थे। क्या मतलब, ऐसे वाले का मतलब क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ऐसे वाले का मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। जिसमें तुम्हारा जीन होगा वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, जिसमें तुम्हारा डिजायरेबल जीन जुड़ा है वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसे मतलब का क्या मतलब होता है, NRP, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और इस तरह का मतलब क्या होता है, RP। इस दो तरह के प्लाज्मिड तुम्हारे पास है। तुमने क्या किया है इस बार, तुमने क्या किया, एक अलग सा बीकर लिया, एक अलग से बीकर लिया और इसके अंदर तुमने इकोलाई को रख लिया। एक इकोलाई है तुम्हारे पास, दूसरा इकोलाई है तुम्हारे पास, तीसरा इकोलाई है तुम्हारे पास, ये तीन तीन इकोलाई है। क्या है, इकोलाई। ये सब क्या है, इकोलाई। अच्छा हटाओ, का लिख के का खिच पिच हो जाएगा, ये सब इकोलाई है, बस याद रखना। मैं बोल भी रहा हूं और लिखा भी हूं। अच्छा चलो एक बार लिख लेता है, एक जगह पे लिख लेता हूं। ये सब क्या है, ऑल आर इकोलाई। ये बैक्टीरिया है, हमने होस्ट के रूप में इकोलाई लिया। अब इसके अंदर तमाम और तरह हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मिड इनटू होस्ट यानी इकोलाई। उसको कैसे भी कर लिया। अब इंट्रोडक्शन के लिए हमने बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं कि कैसे हम होस्ट सेल में अपना डीएनए को, प्लाज्मिड को पहुंचाते हैं। हमने मान लिया कि हमने हीट शॉक मेथड के थ्रू पहुंचाया होगा, रेट्रोवायरस के थ्रू पहुंचाया होगा, न जाने किस मेथड से पहुंचाया होगा, वो बात अलग है। यहाँ पे हमने इकोलाई भी बेसिकली हम हीट शॉक मेथड ही अपनाए होंगे। ये बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इकोलाई के अंदर हीट शॉक मेथड ही अपनाते हैं। तो उन्हें पहुंचाना है। अब जब हमने पहुंचाने की कोशिश किया, पहुंचाया, तो हमने क्या देखा, हमने क्या, जैसे इकोलाई है तो भाई बैक्टीरिया तो है ना। नहीं, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ऐसे ऐसे क्या है, ये न्यूक्लियाइड है, ये तो होगा ही होगा बैक्टीरिया में, डीएनए अपना खुद का होगा। लेकिन फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम क्या देख रहे हैं कि हमने देखा
क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि कुछ इकोलाई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, जा ही नहीं पाया, और कुछ में गया। जिसमें नहीं गया उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें नहीं गया उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इस बैक्टीरिया को तुम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे, और जिसमें चला गया उसको क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। तो ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहते हैं, ये तो तुमने सीखा। ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको कहते हैं, ये तो तुमने जाना, कुछ सीखा नहीं सीखा, कैसे सीखा भाई, जो में चला जाएंगे, जिसमें प्लाज्मिड चले जाएंगे। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा प्लाज्मिड गया है, कौन सा प्लाज्मिड गया, ये डिपेंड नहीं करता। यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सीधा आएगा, जिसमें प्लाज्मिड गया वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें प्लाज्मिड नहीं गया और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। नहीं आ रहा समझ में, ये तो चूहा बिल्ली को भी समझ में आएगा इतनी बात। अगर तुम ट्रांसफॉर्मेंट की बात करो तो ट्रांसफॉर्मेंट में आके तुम देखते हो कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात होती है। अगर तुम ट्रांसफॉर्मेंट में आके देखते हो तब तुमको रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात होती है। इसमें ये रिकॉम्बिनेंट है और इसमें ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर दो कैटेगरी है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो बड़ा सीधा सा सवाल था और सीधा सा जवाब है, सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब। अब ये डेफिनेशन में लिखाने से नहीं होता ना, नहीं तो हम डेफिनेशन में ही लिखाते, लेकिन डेफिनेशन का कोई मसला नहीं है। तो चलो मैं शॉर्टकट एक रिवीजन करा देता हूँ इस सब चीज का। अब तक जितना हमने पढ़ा उसका एक शॉर्टकट समरी कर देता हूं मैं। जो दो सवाल, एक ही सवाल है बेसिकली, एक ही सवाल का ए और बी पार्ट होता है। पहले सवाल का पहले पार्ट में हमें जानना था रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है, और दूसरे पार्ट में हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में जानना था। अब ये मैं इसको समराइज करता हूं और तुम देखो, समराइज कर रहा हूं मैं इसको। समराइज ये कर रहा हूं कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास क्या है, PBr 322 नामक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को मैंने कट किया था, किससे कट किया था, कट बाई बाम H1। क्यों किया भाई, बाम H1 से कट क्यों किया, क्योंकि इसका फीचर क्या है कि कट हमेशा कहां पे करता है, एट TATR ऑफ PBr 322, वो उसके ही ऊपर कट करता है। और फिर हमने बना दिया क्या, ओपन प्लाज्मिड। ओपन प्लाज्मिड पर ओपन प्लाज्मिड में से कुछ ऐसे हैं, सम आर सेल्फ लाइगेटेड हो जाते हैं। तो यहां पे हमें प्लाज्मिड दो वैरायटी के मिल जाता है। हमें दो वैरायटी का हमें मिल जाता है, एक मिल जाता हमें SLP और एक मिल जाता हमें क्या, NSLP। ये तो हम समझे हैं दोनों बात को, मिलते हैं, बात सही है। अब फिर NSLP में हम लोग क्या करते हैं, अपना डिजायरेबल जीन को जोड़ देते हैं, प्लस डिजायरेबल जीन को हमने जोड़ा। डिजायरेबल जीन को जोड़ते ही जो NSLP है वो क्या बन गया था, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया था। तब हमारे पास यहाँ पे जो प्लाज्मिड आता है वो कितने प्रकार का आता है, वहां पे आता है जो NSLP था उसको हमने RP नाम दे दिया था, और दूसरे को हम जो था NRP नाम दे दिया था। यहाँ पे बस ये इतना ही हमने अब तक पढ़ा है। ठीक, अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं वो भी हमने बताया। ट्रांसफर करने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन ट्रांसफॉर्मेंट। जो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट, जो बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे जिसने
प्लाज्मिड को ट्रांसफर करके अपने अंदर रख लिया, और जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, जिस बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा रहा है प्लाज्मिड, उसको नॉन ट्रांसफर, बैक्टीरिया को नॉन ट्रांसफरमेंट या ट्रांसफरमेंट बोल रहे हैं। अब हमारे पास जो प्लाज्मिड है, सॉरी, जो इकोलाई बैक्टीरिया, वो 3 प्रकार का है। एक नॉन ट्रांसफरमेंट, दूसरा ट्रांसफरमेंट तो है, अब ट्रांसफरमेंट के साथ रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। 3 वैरायटी है ना हमारे पास इकोलाई का। एक ऐसा इकोलाई जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, एक ऐसा इकोलाई जिसके पास प्लाज्मिड है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, एक ऐसा इकोलाई जिसमें प्लाज्मिड है और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। 3 वैरायटी है। तो नाउ हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम ट्रांसफरमेंट को नॉन ट्रांसफरमेंट से कैसे सेपरेट करें और रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे सेपरेट करें। और इसके ऊपर एकदम से भर भर के सवाल नीट में आया हुआ है। ये जो दूसरा सवाल है ना हमारा, कि हाउ रिकॉम्बिनेंट सेपरेट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफरमेंट सेपरेट फ्रॉम नॉन ट्रांसफरमेंट, ये बहुत बार सवाल पूछा है। क्वेश्चन ये है हमारे पास। मैं क्वेश्चन के तरीके से अगर बोलूं तो क्वेश्चन पहले लिख देता हूं। ये क्वेश्चन, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि हाउ ट्रांसफरमेंट सेपरेट फ्रॉम नॉन ट्रांसफरमेंट, ट्रांसफरमेंट सेपरेट फ्रॉम नॉन ट्रांसफरमेंट, नॉन ट्रांसफरमेंट एंड recombinant from non-recombinant, non-recombinant। ये हमारा मोटिव है, ये क्वेश्चन इसको करना है हमें। और ये देखो, इस तरह डायरेक्ट 12th क्लास में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सवाल नीट में भी आते हैं। तो नीट में कैसे सवाल आते हैं हम उसकी बात करते हैं। और बहुत ज्यादा ये फेमस, मैं कह रहा हूं ना, फेमस मतलब फेमस का क्या मतलब, अपने पास 4 स्टार का क्वेश्चन मान लो, ये 4 स्टार का क्वेश्चन है, फेमस है। 5 स्टार लगा ही नहीं सकता, अलीगढ़ में कोई 5 स्टार है ही नहीं, इसलिए नहीं लगा रहा। 4 स्टार भी है कि नहीं पता नहीं, चलो 4 स्टार तक तो लगा सकते हैं। अब 5 स्टार अगर होता भी तो हम जाते नहीं, इतना महंगा कॉफी कौन पिएगा। इसलिए हम चलते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। इस सेपरेशन के लिए सबसे पहला मेथड जो एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करती है उसका नाम है प्लेटिंग मेथड्स, उसका नाम है प्लेटिंग मेथड्स। अब पहला मेथड्स जो इसका है वो है प्लेटिंग मेथड्स। इस सेपरेशन के लिए जो सबसे पहले यूज होता है वो प्लेटिंग मेथड्स है। सबसे पहले तो सेपरेट ट्रांसफरमेंट एंड नॉन ट्रांसफरमेंट एंड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के लिए प्लेटिंग मेथड्स है। इसमें प्लेट्स यूज होते हैं, 2 प्लेट्स यूज हुए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से 2 प्लेट्स यूज है, लेकिन हम 3 प्लेट यूज करेंगे। टू डिटेल डिस्कशन के लिए हम लोग 3 प्लेट इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी पूछेगा कि कितने प्लेट यूज हुए थे, तो 2 प्लेट यूज, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ उन प्लेट का यूज को मानता है जिसमें एंटीबायोटिक डाले गए थे, पर हम बिना एंटीबायोटिक वाले एक प्लेट रखते हैं। जैसे मैं अपने घर से एक प्लेट लेके आया, उसमें सारे सामान थे, और तुम्हारे पास एक प्लेट थे, तुम्हारे पास भी एक प्लेट थे, तुम दोनों को निकाल खाने का सामान चाहिए, तुम लोग खा लिए। अब लोग पूछेंगे कि भाई कितने प्लेट यूज हुए, तो 2 ही प्लेट का नाम लिया जाएगा तुम्हारा। वो तो मेरा अपना था, वो मैं ले आया, रखा और लेके चला गया। लेकिन एक्चुअली में दिखाई कितने दिए, 3 प्लेट, यूज सिर्फ 2 प्लेट हुआ। जिसमें एंटीबायोटिक यूज हुए थे ना, सिर्फ वो 2 प्लेट के बारे में एनसीईआरटी बोलता है कि 2 प्लेट यूज हुए थे। प्लेटिंग मेथड में 2 पैट्री प्लेट कहेंगे, वो वाले प्लेट नहीं, खाने वाले प्लेट नहीं, लेके मत चले जाना। वो पैट्री प्लेट जो गोल सा होता है, लैब के अंदर जिस स्लाइड के रखा जाता है ना, जिसके ऊपर ब्लड सैंपल वगैरह रखा जाता, तुमने देखा भी होगा मेडिकल में, ऐसे गोल सा होता, उसको पैट्री प्लेट बोलते हैं। उसका हम इस्तेमाल किए थे प्लेटिंग मेथड्स में। तो देखो क्या करें हमने, मैं अपने समझाने के लिए एक मेरा अपना प्लेट है, लेकिन ऐसे प्लेट पूछेगा कि कितने प्लेट यूज हुए थे, तो 2 ही प्लेट यूज हुए थे। ये मेरा अपना है, ठीक है, ये मेरा प्लेट है, मैं अपना नाम लिखता हूं।
ये मेरा प्लेट है, इसमें तुम अपना हक मत जताना। इसके ऊपर मैंने क्या किया, अब इस प्लेट के अंदर दो ही चीज थी, इस प्लेट के अंदर दो ही चीज थी, एक तो मीडियम था, इस प्लेट में दो ही चीज थी, मीडियम मतलब खाने का सामान, न्यूट्रिएंट वगैरह था, और उसको वहीं पे रोके रखने के लिए अगार का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट हम रखे हैं ना तो वहीं पे स्टोर रहे, बचे रहे, उड़ के भाग ना जाए, एवापोरेट ना हो जाए, कहीं और गायब ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए हम लोग अगार का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि बहुत सारे इकोलाई को मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, लगभग 9 इकोलाई मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, 9 इकोलाई। ये सब क्या है, इकोलाई है, ये सब क्या है, इकोलाई, और भी कैसा, लाइव इकोलाई। अगर इस वाले मार्कर से मैं शो करूंगा ऐसा, तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, डेड इकोलाई। अब यहीं पे दिखा दे रहा हूं, बार बार मैं ये बात लिखूंगा नहीं। ऐसा साइन दो तो समझ जाना कि वो मर चुका है इकोलाई, और ऐसा साइन दो तो मतलब लाइव इकोलाई। और अभी तुम्हारे पास जो प्लेट में है वो सारे के सारे इकोलाई जो है अभी लाइव है, जितने दिखाई दे रहे सब लाइव है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे वाले प्लेट में जितने भी इकोलाई है वो सब लाइव है, सब जिंदा है, क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक डाला ही नहीं। चाहे जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गया हो या ना गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना अभी क्योंकि एंटीबायोटिक डाला ही नहीं। हाँ, ये बात हो सकता है कि मेरे में हर तरह की इकोलाई है, ऑल टाइप ऑफ इकोलाई, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें प्लाज्मेट गया है वो भी है, जिसमें नहीं गया वो भी है, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं डाल रहे हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से कोई मतलब नहीं है। तो ऑल टाइप ऑफ इकोलाई आर ग्रो, हम यहां पे लिख सकते हो ना, ऑल टाइप of E. coli grow, of E. coli grow। ये बात है, क्लियर है कि सारी तरह ग्रो करेगा। ये ग्रो क्यों करेगा ये तुम्हें पता चल रहा, क्योंकि मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं डाला। जब तक एंटीबायोटिक नहीं डाला तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा प्लेट, ये दूसरा पैट्री प्लेट, वैसे दिखने में ये दूसरा, वैसे मैं पैट्री प्लेट फर्स्ट मानूंगा मैं इसको। फर्स्ट मान लो। अरे मेहमान बन के आए थे, उनका पहला प्लेट यही है ना, वो तो मैं लाया था जिसमें सारा बैक्टीरिया था जिंदा। अब इसमें एक वाला जहर डाल के रखा हुआ था, उस तुम्हारे में दूसरे वाला जहर। देखते हैं क्या होता है। देखो मीडियम तो रहेगा भाई, खाने का भाई, खाना नहीं दूंगा तो तुम लालच में बैठे हुए कैसे, चाहे जहर ही खाना हो, लेकिन खाने में मिला खिलाऊंगा ना, डायरेक्ट जहर दूंगा तो तुम खाओगे नहीं। अगार के साथ साथ मैंने क्या डाला है इसमें, एम्पेसिलिन डाल दिया। एम्पेसिलिन एक एंटीबायोटिक है ना, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स एम्पेसिलिन है, इसको मैंने डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया। तो मैंने क्या देखना है, मैंने क्या देखना है, पहला दूसरा और तीसरा ऐसे हो गए, और बाकी के चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौ, बाकी सब जी रहे हैं, और 3 ऊपर 1 2 3 मर गए। पीछे तो बात को अगर नहीं समझ मारे, इधर देख, मर गया मतलब ये वाला रहा होगा ना। एम्पेसिलिन आने के बाद कौन मर सकता है, देखो एम्पेसिलिन इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों में से अगर कोई भी होता तो एम्पेसिलिन से तो नहीं मरता। यानी अगर ट्रांसफॉर्मेंट होता, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट वाला होता या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होता, मरता नहीं। मरने एम्पेसिलिन डालने के बाद वही मर सकता है जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं, जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं। यानी कि ये 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे थे जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं। तो कौन थे ये लोग, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे।
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। यानी एम्पेसिलिन यूज्ड टू सेलेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट, एम्पेसिलिन यूज्ड टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहां से बात सिद्ध हो जाती है, यहां से बात सिद्ध हो जाती है, टाइम क्या रहा हूं, यहां से बात सिद्ध हो जाती है, टाइम है, चलो वह है। तो यहां से यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर दिया किसने, एम्पेसिलिन ने। यह बात तय है कि एम्पेसिलिन यहां पे जो हमने यूज किया है, एम्पेसिलिन उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो पहला प्लेट में तो हमने ये देखा अकमल गया, अकमल गया क्योंकि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था। अब चलो लेके आते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्लेट में क्या डालते हैं। चलो एक बार पहले देख लो, उसके बाद लिखते रहना। अभी क्या, अभी हम अपलोड कर देंगे। प्लेट नंबर सेकंड, या फिर ऐसे कर देते हैं, यहां से तुम्हें ना कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो शायद, तो मैं ऐसे कर देता हूं। मैं तुम हल्का फुल्का लिखते भी रहोगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। दूसरा प्लेट यहीं पे ले लेते हैं, प्लेट सेकंड, प्लेट सेकंड। प्लेट सेकंड में हमने क्या क्या डाला, हमने इसमें मीडियम डाला। भाई बिना खाना पीने दिए तो तुम नहीं मरोगे, मीडियम डालो। मीडियम के साथ मैं अगार भी डाल के दूंगा, मतलब ये बिरयानी है और ये रायता है, और रायता खाते हुए चटनी, और और टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं। टेट्रासाइक्लिन डाल दिए, सबसे अच्छा। ये शेरे पंजाब स्पेशल है, टेट्रासाइक्लिन काजू किशमिश डाल के बनाया गया है, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये बात तो तय है कि ये तीनों तो मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या थे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं हो, तो मारेंगे ही मारेंगे। अब टेट्रासाइक्लिन भी है, तो जिसमें टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिव जीन एक्टिवेट नहीं होगा वो भी मरेगा। यानी जिसमें तुम्हारा जीन गया था, जीन किसके जॉब पे गया था, डिजायरेबल जीन किस पे डाले थे, तो टेट्रासाइक्लिन पे तो डाले थे। देखो 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 देखो, ये टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिव जीन नहीं है, यानी ये वाला भी कोलाई मरेगा इस बार, सिर्फ यही बचेगा, ये वाला भी मरेगा। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे चौथा भी मर गया, पांचवा भी मर गया, छठा नहीं मरा है, आठवां भी मर गया, बाकी सातवां नौवां ये जीरा, ये क्या छठा सातवां नौवां ये जीरा। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन, ऊपर वाला तो मर गए भाई, इनकी तो बात ही खत्म करो ना, ये तो मर ही गए। इसका तो भाई गाती खत्म कर दो इसका, ये तो मर ही गए। यह भी हो सकता है कि मैंने इसको उठा के इसमें डाला हो, ये वाली कोलाई को डाला हो, तो ये तो मर ही गया, इसकी तो बात ही खत्म करो। ये दोनों क्या है, ये बोले ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये कौन कौन, छठा पांचवा, अरे चौथा, अरे चौथा चौथा 4 5 और ये 8 6 7 8, ये 4 5 और 8, ये तीनों क्या है, इनके अंदर रिकोबिलेंट प्लाज्मिड थे, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन एक्टिव नहीं था।
टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिव जीन एक्टिव नहीं था, तो ये वाले रिकॉम्बिनेंट थे। ये तीनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। और ये 6, 7 और 9 ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यानी टेट्रासाइक्लिन ने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी अलग कर दिया। एम्पेसिलिन तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर रहा था, बट टेट्रासाइक्लिन जो है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी अलग कर दिया। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी अलग कर दिया। क्या यह बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आई है? चलो फिर तो हम एक समरी करते हैं, तब आ जाएगा बोर्ड में तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है या रिवीजन के लिए तुम्हें किन बातों पर ध्यान देना, तो हम उसकी भी बात करते चलते हैं। एक समराइज करते हैं इस सारी चीजों को। तो हमने क्या किया था? हमने एक अपना प्लेट लिया था, एक प्लेट था मेरा अपना प्लेट, ये मेरा प्लेट था। देखो चांदी का प्लेट है इसलिए मैं अपना नाम लिख दिया हूं उस पर, ठीक है। इस प्लेट में क्या था? अरे चलो ना, प्लेट बना के क्या देखना है, बनाना नहीं है। हमारे प्लेट में क्या था? अगार मौजूद था, अगार के साथ साथ क्या था? मीडियम मौजूद था, और कुछ नहीं था। तो हमने क्या देखा कि ऑल इक्वलाई चाहे किसी भी तरह का वैरायटी का हो, क्या ग्रो, सारे इक्वलाई ग्रो करते हैं। फिर हमने क्या किया? प्लेट फर्स्ट लिया था। अब ये फर्स्ट तुम लोगों का नाम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम लिखने के लिए मना किया है। अगर लिख दिएंगे तो फिर वाकमल का प्लेट ढूंढते रह जाओगे, नीट में तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, प्लेट फर्स्ट में क्या इस्तेमाल हुआ? इसको प्लेट फर्स्ट में यहां से डालना है। पहले पे प्लेट फर्स्ट में क्या क्या होना चाहिए? पहले से अगार होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, मीडियम मतलब न्यूट्रिएंट, खाना पीना, बैक्टीरिया के ग्रो के लिए जो खाने पीने है ना उसका नाम हमने मीडियम दिया, न्यूट्रिएंट को दिया। और आपने क्या दिया? एम्पेसिलिन डाल दिया। हमने क्या डाल दिया? एम्पेसिलिन डाल दिया। तो फिर ऐसे में क्या होगा? वनली ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, केवल ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो होंगे, केवल ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगा, कैन ग्रो। बैक्टीरिया को कहां से डाले? इसे अपने प्लेट में से निकाल मैं दे रहा हूं तुम लोगों को अंदर। अब मैंने क्या किया कि यहां पे है, यहां पे बचा कुछ तो बच गए, फिर इसने क्या किया? उसके प्लेट में बढ़ा दिया। ऐसे में समझ लो जो बाटी प्लेट सेकंड है, इसमें था अगार, उसके प्लेट में अगार था, मीडियम था, साथ में एम्पेसिलिन नहीं था, टेट्रासाइक्लिन था, टेट्रासाइक्लिन रजिस्टिव जीन था। इसके अंदर क्या उसने डाला? केवल ये टेट्रासाइक्लिन। इसमें हमने क्या देखा? वनली नॉन रिकॉम्बिनेंट कैन ग्रो, सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ही ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट तो करेगा ही नहीं। एक बार एंटीबायोटिक आ गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो करेगा ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो करेगा ही नहीं। पर एंटीबायोटिक में अगर तुमने टेट्रासाइक्लिन डाला है ना, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी गायब हो जाएगा। ये केवल कौन ग्रो करेगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी जो एनआरपी था, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड, केवल वही ग्रो करेगा जब टेट्रासाइक्लिन यूज करोगे। तो यहां से तुमको एक बात समझ में आ जाता है कि एम्पेसिलिन का यूज किस लिए करते हैं। एम्पेसिलिन used to select transformant from non-transformant. And tetracycline, एक सेकंड, and tetracycline used to select
recombinant from non-recombinant. तो यहां तक हम लोगों ने दोनों सवाल का जवाब जान गए कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या चीज है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या चीज है, और दूसरा सवाल कि हाउ टू गेट सेपरेट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यूज्ड टू एम्पिसिलिन, एंड हाउ टू गेट सेपरेट रिकॉम्बिनेंट टू नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ये टेट्रासाइक्लिन यूज करके हम ये भी समझ गए। लेकिन कुछ लोगों को चुल फिर भी थी, उसने दूसरा मेथड लेके आया। सेपरेट से हो गया, लेकिन इंसान हमेशा और हमेशा से कोई भी काम को जल्दी करने की कोशिश में लगा रहता है। पढ़ाई हो उसमें भी शॉर्टकट चाहिए, कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना, उसका कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, इसका कोई जुगाड़ मिल जाएगा, इसका कोई नेमोनिक्स मिल जाएगा याद करने का। इसके चक्कर में स्टूडेंट लगे रहते हैं। साइंटिस्ट लोग हमेशा अपने नाम को ऊपर करने के लिए, दुनियादारों के लिए, दुनिया वालों के लिए आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं जिससे बड़ी से बड़े काम को बहुत इजीली अंजाम दिया जा सके। एक साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है हम सेपरेट तो कर दे रहे हैं, लेकिन 2 प्लेट का इस्तेमाल करना, वो भी अलग अलग एंटीबायोटिक वाला, ये एक कुंबरसम प्रोसेस है। एनसीईआरटी लाइन लिखता है एक कुंबरसम प्रोसेस है, मतलब एक डिफिकल्ट प्रोसेस है कि इसमें 2 एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्लेट का इस्तेमाल करना। ऐसे नाम लेने के लिए तो बहुत आसान है, लिखने के लिए रियल में अलग अलग एंटीबायोटिक का रखना किसी पेट्री प्लेट पे और यूज करना एक इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि 2 अलग अलग एंटीबायोटिक का यूज करना ही इतना आसान प्रोसेस नहीं है। एक सिमिलर प्रोसेस के लिए बहुत बड़ा तामझाम होता है। एक एंटीबायोटिक को यूज करने से पहले बहुत ज्यादा पेट्री प्लेट का स्टेरिलाइजेशन ये वो करना पड़ता, फिर अगेन एक दूसरा पेट्री प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूं एक सिमिलर लेबोरेटरी में, सिमिलर जगह पे, एक कंबरसम प्रोसेस है। इसीलिए एक सेकंड मेथड लेके आया, व्हाइट ब्लू व्हाइट कलर सॉल्यूशंस। एक दूसरा मेथड आया था ब्लू व्हाइट कलर सॉल्यूशंस। टाइम बताना क्या बता, ब्लू तो ब्लू व्हाइट कलर सॉल्यूशंस की हम बात करें तो सेकेंड मेथड्स हम लेके आते हैं ब्लू व्हाइट कलर सॉल्यूशंस मेथड्स। खत्म ही कर देते हैं इस टॉपिक को। सेकेंड मेथड्स जो हमारा आया, इसको हम बोलते हैं ब्लू व्हाइट कलर सॉल्यूशंस। जो ब्लू व्हाइट कलर से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ब्लू और व्हाइट कलर से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, और इसमें हम सिंगल पेट्री प्लेट को इस्तेमाल करेंगे। है कि सेकेंड मेथड्स इट इज यूज्ड बिकॉज 2 plate containing 2 different antibiotics is cumbersome process, एक cumbersome process हो जाएगा, मुश्किल डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, कंबरसम प्रोसेस। तो हम लोगों ने यहां पे एक प्लाज्मिड लेना है, और इस बार प्लाज्मिड PBr 322 नहीं लेना है। इस बार एक नई तरह के प्लाज्मिड को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाम है PUC। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ये प्लाज्मिड बनाया गया था 19 नंबर लैब के अंदर। नेम ऑफ साइंटिस्ट नहीं है इन पे, और यहां पे जो रेजिस्टिव जीन है AMPR है, लेकिन यहां पे TATR नहीं है, बीटा ग्लैक्टोसाइड जीन है। ये पहचान है PUC।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, देखना दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आज के दौर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो मेडिकल कॉलेज है वो भी शायद दुनिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। एम्स इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन दुनिया में 115वें नंबर पे आता है एम्स। यानी 114 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं दुनिया में जो इससे ऊपर है। यानी हमारा अभी इंडिया जिसको हम बेस्ट मान रहे हैं ना, अब बेस्ट इस मसले में है कि दुनिया के सबसे ज्यादा लेबोरियस स्टूडेंट और सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट एम्स में ही है। बस इस चीज में नंबर 1 नहीं है कि सबसे ज्यादा चीजें आती है इनको, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें आने के लिए सिर्फ तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा इंटेलिजेंस काफी नहीं है, फैसिलिटी भी काफी है। कुछ चीजें तो तुम देखे ही नहीं तो जानोगे क्या, सुने ही नहीं तो जानोगे क्या। तो इंडिया में से बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें हैं इलाज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जो अभी तक सुने ही नहीं, देखे ही नहीं। एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग में फिट करने वाली एबिलिटी इन्होंने देखी नहीं, आएगी कैसे। हार्ट ट्रांसप्लांट में ही इनकी नानी दादी आ जाती है ही नहीं फैसिलिटी। लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट, बहुत सारे और भी ट्रांसप्लांट है जो हमारे इंडिया में नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत रेयर होता है। अब देख लो ना, अभी पेनक्रियाज या लिवर ट्रांसप्लांट है, सीधा बाहर जाने की बात कर रहे होते हैं, अमेरिका जाने की बात कर रहे होते हैं। हार्ट में वाल्व खराब हो जाता है तो वाल्व का करेक्शन करने में भी एम्स की हालत खराब हो जाती है। एम्स में भी बहुत रेयरली चांस है। ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जाओगे आज डेट लेने, 2 साल 3 साल बाद का तुम्हारा नंबर आएगा। नंबर ऑफ पेशेंट इतना ज्यादा है, कैसे इतना ज्यादा बच गए? क्योंकि डॉक्टर्स एम्स के पास भी इतने नहीं है कि ये काम कर सके। मान लिया कि 10 ही डॉक्टर हो पूरे एम्स के अंदर, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर अगर रोज का वो 10 ही ऑपरेशन कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन में बहुत टाइम लगेगा टाइम और काफी ज्यादा, इसीलिए लंबे समय तक टाइम मिलता है। किसी भी ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन से रिलेटेड जाते हैं ना वहां डेट लेने, नॉर्मल वे में बिना जुगाड़ के जाओगे 3 साल 4 साल बाद का नंबर आता है। तब तक पता चला मरीज ही मर के चला गया, क्या फायदा? जब तक उसका अपॉइंटमेंट डेट आया वो कब्र में था। ऐसा है, तो वो कुछ नहीं कर सकता इसमें। एम्स क्या कर सकता है इसमें? इंडिया क्या कर सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट में जितना ज्यादा है और ऊपर से फैसिलिटी के हिसाब से डॉक्टर बनाए जा सकते हैं उस चीज का। तो न्यूरोलॉजी वगैरह के डॉक्टर्स ज्यादा होते नहीं है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि फैसिलिटी के हिसाब से सीट रखी जाती है, उतने ही बन सकते हैं डॉक्टर। उसमें भी ब्रेन ट्यूमर एक मुश्किल काम होता है, सब लेते नहीं है ना काम को। चलो देखो यहाँ पे, देखो इसको हम क्या करते हैं ना, इस वाले को काटते हैं। अब यहाँ पे हमें एंजाइम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि किससे हम काटते हैं। हाँ, हम किसी आरई से कट करते हैं। हम इसको आरई से कट करेंगे, इसको ओपन प्लाज्मिड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत सारे सिमिलर वही तरीका हम अपनाने वाले हैं। ये सब बात शुरू करने से पहले चलो आगे हम शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर ये दोनों तरह के रेजिस्टिव जीन है। इसके अंदर कट कर देते हमने, कट बाई RE एट बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स। ये सॉरी जीन, ये हो गया। सारे के सारे प्लाज्मिड कैसे हो गए, ऐसे ओपन हो गए। सारे के सारे प्लाज्मिड कैसे हो गए, ओपन हो गए। जब ये ओपन प्लाज्मिड हो गए हैं
तो क्या चीज डीएक्टिवेट हो गया होगा? बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स, बीटा ग्लैक्टोसाइडेजीन, ये डीएक्टिवेट हुआ होगा। जो एक जैसे कि ये जो है जीन, ये प्रोड्यूस करता है एक खास तरह के एंजाइम्स को, प्रोड्यूस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को, जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है व्हाइट कलर के सबस्ट्रेट को ब्लू कलर के सबस्ट्रेट में। ठीक है, व्हाइट कलर के सबस्ट्रेट को, इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर, ये व्हाइट, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, व्हाइट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। इस बात पे तुम ध्यान देना, ऐसा नहीं कि भूलते चले जाना। अगर तुम इसको नोट करके रखते हो ना, तो ही आगे की चीजें समझ में आती है दिमाग में। तुमने क्या नोट करके रखा कि जो पीयूसी है उसमें जो बीटा ग्लाइकोसाइड जीन है, जो खास तरह के एंजाइम बनाता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स। भाई एम्पेसिलिन है, उसे तो मालूम है तुम्हें क्या करता है, वो एम्पेसिलिन रेजिस्टिव जीन है, एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक से लड़ता है। लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक से लड़ने वाला जीन नहीं है, दूसरी तरफ क्या मौजूद है, ये वाला जीन मौजूद है जो इस तरह का एंजाइम बनाएगा। इस एंजाइम को क्या करेगा कि जो भी कलर बियरिंग सबस्ट्रेट मौजूद है ना बॉडी के अंदर, ई कोलाई के अंदर कलर बियरिंग सबस्ट्रेट होगा, ई कोलाई के अंदर डेफिनेटली होगा, ये किसी भी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कलर बियरिंग जो सबस्ट्रेट है, चीज है, कलर पैदा करने वाली चीज, उसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। कलर बियरिंग सबस्ट्रेट को हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। मैं बात बोल रहा हूं, तुम यहां से नोट कर सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है? कलर बियरिंग सबस्ट्रेट। इनिशियली वो व्हाइट कलर का होता है, जब उस पे ये एंजाइम एक्ट करता है तब वो ब्लू कलर का हो जाता है। ये फेनोमेना है। अब तुम देखना, ये प्लाज्मिड तुम जब ओपन किए हो तब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन डीएक्टिवेट हो चुका है। फिर से यहां पे वही वाला केस लगेगा। केस का मतलब अदालत वाली केस नहीं, चलो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, मैं जगह बना लिया मैंने। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि फिर से यहां पे वही वाला केस लगेगा। कौन सा केस? मर्डर केस। ये वाला सेल्फ लाइगेटेड, सेल्फ लाइगेटेड है, क्या कहेंगे इसको? इन दोनों को क्या बोलेंगे? एसएलपी बोलेंगे। एसएलपी के बारे में समझा चुका था, अपने आप जुड़ गया। जो एसएलपी होगा उनके बीटा ग्लाइकोसाइड जीन एक्टिव होगा। ठीक है, अब इसमें हम तुमने क्या किया, अपना फॉरेन जीन डाल दिया। अब तुम्हें इतना टाइम मिल गया कि अपना फॉरेन जीन डाल दिया। एफ जीन में मतलब फॉरेन जीन, मैंने फॉरेन जीन तुमने डाल दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ऐसा बन गया, उधर वाला NSLP, इधर वाला SLP, उधर वाला रिकॉम्बिनेंट, इधर वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जो SLP है वही होता है क्या? NRP, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो ये वाला होता है उसी को हम RP कहते हैं, पहले भी जान चुके हैं, अब क्या ही को दो बार लिखना। NRP को SLP भी बोलते हैं, सेल्फ लाइगेटेड ही NRP बाद में चल के बनता है, और RP जो है नॉन सेल्फ लाइगेटेड है, इसको जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन सेल्फ लाइगेटेड है। यही 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 जो बाद में चल के RP बनता है। ये बन गए कि नहीं बन गए? अब यहाँ पे हमें दो प्लेट यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है? सिंगल प्लेट। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ई कोलाई के अंदर डालना पड़ेगा इस सारे प्लाज्मिड को।
इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस इनटू इकोलाई, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट यानी इकोलाई, इकोलाई में डालेंगे। और इकोलाई में जब हम डालेंगे, इकोलाई में जब हम डाल रहे हैं तो तुम्हें क्या दिख रहा है, जब हम इकोलाई में डाल रहे हैं, इकोलाई में हम जब डाल रहे हैं तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये इकोलाई बना रहा हूं मैं, तो तुम्हें क्या दिख रहा है इकोलाई में जब हमने डाला, भाई सबके अंदर ये तो होगा, कुछ में गया और कुछ में नहीं गया। ये तुम्हारा फॉरेन जीन वाला है और ये फॉरेन जीन वाला नहीं है, तो कुछ ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, फिर से ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, और ये है ट्रांसफॉर्मेंट। और ट्रांसफॉर्मेंट में दो चीजें होती है, एक रिकॉम्बिनेंट होती है और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है। तो अब हमारा क्या करना है, इस बीकर को उठा के प्लेट पे डाल देना है। हमें अब ये लास्ट काम क्या करना है, बीकर को उठा के बाद में करना है, बीकर को उठा के प्लेट पे डाल देना है। हमारे पास एक ही प्लेट है यहाँ पे यूज करने को, ये सिंगल सा प्लेट है। इस प्लेट में यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अगार है और न्यूट्रिएंट यानी मीडियम है, और एंटीबायोटिक के तौर पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये नहीं डाल देता हूं, क्या डाल दो, एम्पेसिलिन डाल देता हूं। हमारे पास एम्पेसिलिन है, बिना एम्पेसिलिन का मजा नहीं आएगा ना। एक ही एंटीबायोटिक डाला है, मैं 2 एंटीबायोटिक यूज नहीं किया मैंने, एक ही प्लेट है तो एक ही एंटीबायोटिक यूज कर सकता हूं मैं। दोनों एंटीबायोटिक डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर तो खिचड़ी बच जाएगा, क्लियरेंस कुछ नहीं आएगा। अब ने डाल दिया ना एम्पेसिलिन, एक तो सर्वाइव करेगा ही नहीं करेगा, कौन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा ही नहीं करेगा, क्या कहें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉट ग्रो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉट ग्रो, कैन नॉट, उसकी तो बैंड बच गई, वो नहीं करने वाला ग्रो फ्रो, वो तो ग्रो ही नहीं करने वाला, तो फिर क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट कैन ग्रो। यहां पे मैं भी लिख देता हूं, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, केवल ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगा या करेगी, जो भी है, करेगा या करेगी। और आगे देखते हैं, बाढ़ में जाए करे या ना करे, हमें से कोई लेना देना नहीं है। और देखते हैं, एक मिनट, जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो किया है ना, उसमें हमने देखा, कुछ नहीं देखा, एक मिनट, उसमें हमने देखा, अबे क्या देखा, उसमें हमने देखा कि कुछ ब्लू कुछ व्हाइट, केवल ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगी एम्पेसिलिन डालने के बाद। ये बात है, यहां से किसी कंफ्यूजन तो नहीं रहा भाई, हमने एम्पेसिलिन डाल दिया तो वो तो इकोलाई ग्रो ही नहीं कर सकता जिसमें प्लाज्मिड ही नहीं गया, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही नहीं गया। तो भाई जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा प्लेट लिया जिसमें ये सब चीजें डाले हुए, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो करेगी,
और उस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से दोनों या तो रिकॉम्बिनेंट होगी या तो फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी, या तो वो रिकॉम्बिनेंट होगी या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी, यही ग्रो करेगी, या तो रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगी या फिर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट को ग्रो करवाएंगे। अब इन दोनों को अलग करने के लिए पिछले सॉल्यूशन की तरह, पिछले मेथड की तरह एक और एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं है। जो व्हाइट कलर का है मतलब उसके अंदर ब्लू कलर बनाने वाला बीटा ग्लाइकोसाइड जीन है ही नहीं, मतलब रिकॉम्बिनेंट है। याद करा क्या मैंने कहा था कि बीटा ग्लाइकोसाइड एंजाइम्स जीन एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो व्हाइट कलर सॉल्यूशन को ब्लू कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, और यहां पे व्हाइट के व्हाइट ही रह गया है, मतलब वो बीटा ग्लाइकोसाइड जीन डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब वहां पे हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन जाके अटैच हो चुका है, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट है। व्हाइट कलर वाले क्या है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि सब के सब क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। और ब्लू कलर वाले क्या हो जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि वहां पे काम है। रिकॉम्बिनेंट क्योंकि यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइड जीन डीएक्टिवेट है, जीन क्या है, डीएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है। और क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट ही है, इसमें एक्टिवेट है, इसमें एक्टिवेट है तो ब्लू कलर बनाए जा रहे हैं। यही पे काम बात खत्म हो जाती है, दोनों मेथड खत्म हो जाते हैं। यहां पे सिर्फ हम सिलेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का ही सिलेक्शन किया है और एक एंटीबायोटिक लिया है एम्पिसिलिन। इस सॉल्यूशन का नाम था ब्लू व्हाइट सॉल्यूशन। अब ब्लू और व्हाइट कलर में हम लोग इक्वली को पता लगा लिए कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इसको रिवीजन करिए और इस पे जो भी PYQs आए हुए हैं उसको सवाल को लगाइए वगैरह, और खुश रहिए।